लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के छात्र हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे होंगे। और इसी तैयारी के क्रम में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और ये प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर का एक प्रश्न है। यहां पर आप ध्यान देंगे, 4 नंबर का प्रश्न आता है। उन्हीं प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न मुझे लगा कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इस वीडियो में इन प्रश्नों को शामिल किया। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आपको समझना है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आपको समझना है और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आपको याद करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए आप सभी को प्रोवाइड कराया है। अर्धवार्षिक परीक्षा का भी मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराया है। गृह विज्ञान, हिंदी विषय और चित्रकला विषय का भी मॉडल पेपर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी विषय का जो पेपर होगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में, अब इसका पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा। यानी इसमें प्रश्नों को थोड़ा बढ़ाया गया है और कुछ प्रश्नों के अंक घटाए गए हैं, यानी नंबर कम किए गए हैं। तो यदि आप मॉडल पेपर की वीडियो जाकर देख लेते हैं तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि 2024 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय का पेपर कैसा आएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। प्रश्न कह रहा है कि ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखिए, 2 कारण बताइए। और वो कारण कौन से हैं जिनसे साबित हो सके कि ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है? तो पहला कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ऑटो वान बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति यानी सैन्य शक्ति पर चलकर जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहते हैं। ऑटो वान बिस्मार्क ने क्या किया? रक्त और लौह की नीति अपनाई, यानी सैन्य शक्ति पर चल करके क्या किया? जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसीलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अगला है यहां पर कारण, बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया को वैश्विक पटल पर एकाकी करके प्रशा की शक्ति को मजबूत किया। बिस्मार्क ने क्या किया? अपनी कूटनीति के द्वारा ऑस्ट्रिया को वैश्विक पटल पर एकाकी करके और प्रशा की शक्ति को मजबूत बना दिया। तो ये 2 कारण थे मेरे प्यारे बच्चों ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण कहे जाने के तर्क में, यानी पक्ष में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। प्रश्न है, नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? नमक सत्याग्रह क्या है? और इससे यहां पर इस प्रश्न से आपके कई बहुविकल्पी प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, कई बहुविकल्पीय प्रश्न भी यहां से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा कि नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा अपने 78 विश्वस्त। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपने 78 विश्वस्त क्रांतिकारियों के साथ महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू कर दी। यदि बहुविकल्पी प्रश्न आता है
कि महात्मा गांधी ने कितने क्रांतिकारियों को शामिल किया था नमक सत्याग्रह के लिए? 78 विश्वस्त क्रांतिकारियों को शामिल किया था और इनको लेकर के इन्होंने नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में महात्मा गांधी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। यह जो यात्रा थी नमक सत्याग्रह की यात्रा, यह साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी ने चलना स्टार्ट किया था और इनके 78 विश्वस्त क्रांतिकारी भी साथ में थे। इन्होंने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था और 240 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गुजरात के तटीय कस्बे में जहां पर पहुंचे थे, उसका नाम है उस स्थान का डांडी नामक स्थान, वहीं पर जाकर खत्म होती थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक प्रतिदिन लगभग 10 मील का सफर तय किया। महात्मा गांधी जी की इस टोली ने 24 दिन तक लगातार प्रतिदिन 10 मील का सफर तय किया पैदल चल करके। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते और इस यात्रा के दौरान महात्मा गांधी जी जिस स्थान पर रुकते थे वहां पर महात्मा गांधी जी के बातों को, उनके विचारों को सुनने के लिए हजारों लोग एकत्रित हो जाते थे। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और इन सभाओं में महात्मा गांधी जी ने सभी को बताया कि स्वराज क्या है और स्वराज प्राप्त करने के बाद हमें कौन से लाभ होंगे और क्या हक है हमें अपना स्वराज प्राप्त करने का। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने क्या किया, इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया तथा संदेश भी दिया। क्या संदेश दिया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें। लोग क्या करें, शांतिपूर्वक अंग्रेजों की अवज्ञा करें, अर्थात अंग्रेजों का कहा ना माने। जो अंग्रेज कहते हैं उनकी बातों पर ध्यान ही ना दें, जो वो कहते हैं उनका कोई भी कहा ना माने। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी डांडी पहुंचे। यदि बहुविकल्पी प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी डांडी कब पहुंचे तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जी डांडी पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र का पानी उबाल कर नमक बनाया। वहां उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी जी ने और इनके सहयोगियों ने नमक बनाया। कैसे बनाया, समुद्र का पानी उबाल करके नमक बनाया। इस प्रकार गांधी जी और उन 78 सहयोगियों ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और इस तरह से महात्मा गांधी जी ने और उनके 78 विश्वस्त क्रांतिकारियों यानी सहयोगियों ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर का प्रश्न आता है और इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे आपको याद नहीं करना है, समझना है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप जीवन भर नहीं भूल पाओगे। यहां पर प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। उत्तर हो जाएगा, ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त होता है उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए पशुधन, मत्स्य जीवन, प्राणी जगत, वनस्पति जगत एवं मनुष्य आदि। स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे संसाधन जिनमें जीवन प्राप्त होता है अर्थात जो जीवित होते हैं वह जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा जिनमें क्या होता है, जीवन व्याप्त होता है, यानी जो जीवित अवस्था में होते हैं उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। जैसे पशुधन, कोई भी पशु हो गया, मत्स्य जीवन
कोई भी मछली या जल में रहने वाले जीव जंतु, प्राणी जगत, वनस्पति, पेड़ पौधे और वनस्पति लताएं और साथ ही साथ मनुष्य आदि, यानी जो जीवित है वही है जैव संसाधन का उदाहरण। इसके बाद आप देखेंगे अजैव संसाधन क्या है, तो ऐसे समस्त संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, और ऐसे समस्त संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं, बने होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि धातुएं हैं एवं चट्टानें हैं आदि, या ऐसी कोई वस्तु जो निर्जीव है अर्थात जिसमें जीव नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं तथा जिनमें जीवन व्याप्त होता है जैव संसाधन कहलाते हैं, और ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं वह क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। तो जैव विविधता क्या है, उत्तर हो जाएगा जैव विविधता में वनस्पति तथा वन्य जीवन एवं मनुष्यों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मानव की अनेक जातियां उपजातियां पाई जाती हैं। जैव विविधता का तात्पर्य क्या है, कोई भी वनस्पति है उसके तथा वन्य जीवन है यानी वन का जीवन, और मनुष्यों में अनेक प्रकार के तथा अनेक प्रकार के पेड़ पौधे भी, जीव जंतु तथा मानव की जो अनेक जातियां हैं उपजातियां हैं, ये सब क्या हैं, ये सब जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। यानी इसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। मनुष्य को जैव विविधता के कारण आवश्यकता की अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, और सबसे अधिक यदि वस्तुओं का लाभ उठाता है तो वह है मनुष्य, क्योंकि इसे जैव विविधता के कारण आवश्यकता की अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिससे पृथ्वी पर उसका जीवन संभव होता है। हालांकि मनुष्य ने अनेक पशुओं को, अनेक पक्षियों को धरती से विनाश कर दिया है, यानी अनेक पशुओं को और अनेक पक्षियों को, अनेक वनस्पतियों को, अनेक तरह के पेड़ पौधों को अपने द्वारा फैलाए गए प्रदूषण के कारण उनको संकट में डाल दिया है, अथवा उन्हें इस धरती से समाप्त ही कर दिया है। ये मनुष्य का लोभ है। ऐसे में जैव विविधता मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी जैव विविधता नहीं होगी तो मनुष्य का भी जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, और यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ऑपरेशन फ्लड क्या है? उत्तर क्या हो जाएगा? दुग्ध क्रांति का ऑपरेशन फ्लड भारत में दुग्ध की कमी को दूर करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है, यानी भारत में दूध की कमी न होने पाए इसलिए एक महत्वाकांक्षी योजना का जो है शुभारंभ किया गया। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। यदि प्रश्न में आए बहुविकल्पी में कि श्वेत क्रांति किसे कहते हैं, तो ऑपरेशन फ्लड कहते हैं इसे, या ऑपरेशन फ्लड का क्या तात्पर्य है, तो इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। 13 जनवरी 1970 को इस योजना की शुरुआत हुई। ऑपरेशन फ्लड की योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 13 जनवरी 1970 ईस्वी को, और राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड देश के दूध उत्पादकों को 700 से अधिक शहरों और नगरों के उपभोक्ताओं से जोड़ता है। ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला
ग्राम दुग्ध सहकारी समितियां हैं। ये समितियां उत्पादकों से दूध खरीदती हैं और ऑपरेशन फ्लड के जो उद्देश्य हैं वह निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य है दूध उत्पादन में वृद्धि करना, यानी दूध के उत्पादन में वृद्धि करना और उपभोक्ताओं को उचित दाम पर क्या करना, उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दूध का उपलब्ध कराना, यानी उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दूध उपलब्ध कराना। अगला उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र की आय में भी वृद्धि करना। जब ग्रामीण क्षेत्र का दूध जो है बिक जाएगा तो उनकी आय में भी वृद्धि होगी। तो ऑपरेशन फ्लड का जो है उद्देश्य क्या है, दूध उत्पादन में वृद्धि करना, उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दूध उपलब्ध कराना और ग्रामीण क्षेत्र की आय में वृद्धि करना। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में भी आया हुआ है और 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखिए। उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलन कौन कौन से हैं? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये प्रमुख आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने नारा दिया था करो या मरो का। तो प्रश्न एक आता है कि करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। आप लोग इन प्रश्नों को लिख भी लेना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं ये सभी प्रश्न। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।